नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज मैं काफ़ी समय बाद अपने लाइव सेशन के साथ आप सबके सामने आई हूँ। मैं हूँ सोनल गोयल, 2008 बैच है मेरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। और फ्रेंड्स, मैंने लगभग 14 साल हो गए मेरा गवर्नमेंट सर्विस में एज एन IAS ऑफिसर। मेरा काडा त्रिपुरा है और मेरा फिलहाल पोस्टिंग है एज रेजिडेंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, नई दिल्ली में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एसिंग UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो जैसा कि मैं पहले भी करती आई हूँ, आप सबके साथ जो भी विशेष रूप से सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं और UPSC के एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ अपनी कुछ टिप्स, अपना कुछ अनुभव मैं साझा करती हूँ। और काफ़ी सारे पहले भी मैंने सेशन किए और उसी श्रृंखला में आज का भी ये लाइव सेशन है। आप सबके साथ मैं इंटरेक्ट करूँगी। तो जब मैंने अपना सेशन का पोस्ट मॉर्निंग में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाला, तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले हैं कमेंट बॉक्स में और कुछ लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं। तो इस सेशन के दौरान भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो स्पीच होगा, जो मैं पहले अपनी तरफ से कुछ वक्तव्य है वो बोलूँगी, उसके बाद में उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे टेकअप करूँगी। तो आप सभी को यहाँ आज इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। और विशेष रूप से जो हमारे युवा साथी हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा और वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन है हमारे देश में, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत हौसला और जज्बा चाहिए इस एग्ज़ाम के बारे में सोचने का, इस एग्ज़ाम को लिखने का और उसके बाद में क्लियर करने का। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा टफ या इम्पोर्टेंट क्या है कि क्लियर करना तो फिर भी मुझे लगता है रिलेटिवली आसान है, लेकिन नौकरी में आके एंटर करके उसके अंदर आप जिस पर्पज से आए हो, उस पर्पस को अचीव करते हुए आप अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए काम कर पाएं, तो ये बहुत आसान नहीं है। और ये एक जो चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जो सिविल सर्विसेज हमें देता है, वो आई थिंक अनपैरेलल है आज भी हमारी कंट्री में, अगर हम बाकी किसी भी सर्विस से कंपेयर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मैं इसी से शुरुआत करना चाहूँगी आज के सेशन की, कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन आप क्यों करें, आपको क्यों करनी है। सो व्हाई इज इट दैट यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज? आपको सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है? क्या रीजन है जो आपको अंदर से मोटिवेट करता है? क्या वो कैरिस्मा है जो इस सर्विस के इर्द गिर्द आपको लगता है कि जो आप एक रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, वो है? या एक अपॉर्चुनिटी है फॉर कनेक्टिंग विद द पीपल एट अ वेरी यंग एज? या आपको लगता है कि आप इससे, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उससे अपने आसपास के लोग या जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग रहेगी, जो भी आपको सर्विस एलोकेट होगी, उसके हिसाब से जो आपका प्रोफाइल रहेगा, उसके हिसाब से आप क्या वहाँ के लोगों के लिए काम कर पाएंगे। एंड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट द ग्रास रूट लेवल एंड ब्रिंग द चेंज, रियल चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल। तो क्या कारण है जॉब डाइवर्सिटी? आप एक टाइम में किसी गांव, किसी सब डिवीजन में SDM होंगे, जब आप करियर, आपका प्रोग्रेशन होगा, यू विल बिकम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। आप उसके बाद में किसी विभाग में जाओगे एज डायरेक्टर। आपको अगर IPS सर्विस मिलती है तो उसी तरीके से आप एडिशनल, आप ASP, एडिशनल SP, SP एंड देन यू विल बी प्रमोटेड टू SSP, DIG, IG। और इस तरीके से जो करियर प्रोग्रेशन होता है, तो ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस पीरियड You will get many profiles which may range। ये जरूरी नहीं है कि आप सारे वक्त, सारा टाइम रूरल में ही काम करें। आप कभी अर्बन में भी काम करेंगे, कभी एजुकेशन में काम करेंगे, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करेंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बिल्कुल डाइवर्स है और इसका मुझे लगता है कोई मुकाबला नहीं है अगर हम बाकी किसी सर्विस से उसको कंपेयर करें।
लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान में रखना है कि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो सिविल सर्विसेज के एक तरीके से एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स या फिर चैलेंजेस के रूप में आते हैं। एक तो यहाँ पे ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग ऑफिसर्स के हाथ में नहीं होती हैं, सो यू गेट frequent transfers, and then once you are transferred, तो it is not only you as an individual, आपका entire family life भी impact होता है। साथ ही साथ में आजकल एक डायनामिक पैराफर्नीलिया है जिसमें ना सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर बट जितने भी सोसाइटी में स्टेक होल्डर्स हैं, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया और सर्विसेज के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिटीजन्स एट लार्ज, और विशेष रूप से अब जो एक मीडिया का एडवेंट आया है जिसमें हमारा एक तरफ तो हम कहते हैं कि सिटीजन टू गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है गवर्नमेंट टू सिटीजन का वो इम्प्रूव हो रहा है ड्यू टू डिजिटल इनिशिएटिव्स, ड्यू टू सोशल मीडिया, बट कहीं ना कहीं इट इज एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फार एज द एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर इसके बाद भी अगर आप डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करना है और मुझे उस सर्विस का पार्ट बनना है, तो आप डेफिनेटली करिए। क्योंकि हम में से ही आप जैसे लोग जो ये सेशन देख रहे हैं, मैं भी अगर अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा यहाँ बताऊंगी जरूर, ताकि आप लोगों को लगे कि मैं भी आप लोगों में से ही हूँ। मैं जब स्कूल में थी फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। एक बहुत ही मध्य वर्गीय परिवार, हमारा नेटिव प्लेस पानीपत डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, और क्योंकि मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पापा ने एजुकेशन पे हमेशा से ध्यान हमें इनकरेज किया। तो जब मैं अपने ग्रेजुएशन कर रही थी, थर्ड ईयर में थी मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, और उसके साथ साथ मैं CS भी कर रही थी, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी मैं कर रही थी। तो इट वॉज फ्रेंड्स इन माई थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जब मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा। और जब मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे इस सर्विस में आना है और ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी देगा कि मैं लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ काम करूं। लेकिन क्योंकि मैं उस टाइम में CS की तैयारी भी, CS भी कर रही थी, सेकंड स्टेज के एग्जाम मैंने दिए ही थे, तो जब मैंने ये बात अपने घर में डिस्कस करी, स्पेशली मेरे पेरेंट्स से, तो बहुत सारी अप्रीहेंशंस उनके माइंड में आई। और एंड माय फादर, तो उनको ये लगा कि क्यों ये करना चाहती है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ लगभग 2003 की, आज से 20 साल पहले। तो एक जो इंडिया में हम देखते आए हैं कि पेट्रियार्कल डोमिनेटेड माइंडसेट सोसाइटी है, एक ऑर्थोडॉक्स बिहेवियरल माइंडसेट है जो आज बहुत चेंज हुआ है, लेकिन काफी सालों पहले तक हम ये मान लेते थे कि अगर एक लड़की ने ग्रेजुएशन कर ली है तो उसको ग्रेजुएशन करने के बाद उसको शादी करके उसको फैमिली लाइफ सेटल कर लेनी चाहिए, और उसके बाद अगर वो नौकरी करती है, जॉब करती है, अगर या फिर अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करने के लिए कुछ करती है, तो वो उसका और उसके इन लॉज या उसके हस्बैंड का डिसीजन है। तो दैट वॉज ऑल्सो द रियलिटी विच वॉज एक्सपेक्टेड फॉर मी, क्योंकि मेरे आसपास में जो मेरी कजन्स थी मेरी फैमिली में, जनरली लगभग उनके साथ में ये ऐसा ही हुआ था। तो सिमिलर वॉज द रियलिटी विच आई वॉज एंटिसिपेटिंग फॉर मी। बट लेकिन जब मैंने कांस्टेंट डायलॉग डिस्कशन किए अपने पेरेंट्स के साथ, तो मेरे फादर ने फिर सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सबसे टफ एग्जामिनेशन है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, और सिलेक्शन के बाद कौन सी सर्विस मिलेगी, कौन सी सर्विस के बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, और पोस्टिंग के बाद हाउ विल यू सेटल योर फैमिली लाइफ। तो ये सारे इश्यूज उनके माइंड में आए। तो उन्होंने फिर ये सजेस्ट किया कि क्योंकि आप 2 से 3 साल अपने एग्जाम की तैयारी में इन्वेस्ट करोगे, तो यू शुड नॉट रिपेंट लेटर ऑन कि आपने ये टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसीलिए मेरे फादर ने सजेस्ट किया कि आई शुड हैव अ प्लान बी इन लाइफ। सो बाय प्लान बी ही मेंट कि अगर मेरा सिविल सर्विसेज में नहीं होता है तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि वो ये जरूर बोलते थे कि फीमेल्स को, विमेन को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्थिक रूप से सक्षम हमारी आज के समाज में महिलाओं का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो मैंने पापा की एडवाइस मानी, तो मेरा ग्रेजुएशन 2003 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद में मेरा CS कंप्लीट हुआ 2004 में, और उसी साल में मैंने फिर LLB का एंट्रेंस देख के मैंने लॉ स्टार्ट की फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इट वाज अ रेगुलर कोर्स, 3 साल का कोर्स था।
सेम ईयर में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी भी शुरू करी, और सेम ही ईयर में क्योंकि मेरा कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स हो गया था कंप्लीट, तो मुझे लगा कि मुझे दो चीज़ें मुझे लगी कि मेरे को कुछ सीखना भी चाहिए, मुझे कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी आना चाहिए, और साथ ही साथ में मैं अपने जो एजुकेशन है, अपनी जो हायर एजुकेशन है उसको कुछ हद तक फाइनेंस करूँ। पूरा नहीं कर पाऊंगी लेकिन कुछ हद तक फाइनेंस करूँ। तो बेसिकली ये तीन चीज़ 2004 से 2007 तक ये तीनों चीज़ें पैरेलली चली मेरी लाइफ में। फोकस था मेरा सिविल सर्विसेज की तैयारी, फिर मैंने लॉ में जो मैंने एडमिशन लिया था उसकी भी क्लासेस मैं करती थी, इट वाज अ रेगुलर कोर्स, और मेरा पार्ट टाइम जॉब था एज कंपनी सेक्रेटरी। तो चीज़ें बहुत इजी नहीं थी, काफ़ी डिफिकल्ट थी सब कुछ मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट प्लस डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, सोशल ओकेजन्स में ना जाना। जो एक बात हम अब जो पिछले 2 साल से हम जो वर्ड फ्रेंड्स सुनते हैं क्वारंटीन का, तो आई थिंक आई वॉज ऑलमोस्ट लीडिंग अ लाइफ इन द क्वारंटीन विच वॉज सेल्फ इम्पोज्ड। किसी ने मुझे नहीं कहा, लेकिन वो मेरी खुद की कमिटमेंट थी अपने आप से, इसलिए मैं उस तरीके की प्रिपरेशन मॉड्यूल में मैं गई। तो उसके बाद में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, तो मेरा फिर सिविल सर्विसेज में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया 2006 में। मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो मैं बहुत हताश हुई, बहुत निराश हुई कि इंटरव्यू कॉल नहीं आया तो मैं क्या करूं। लेकिन फिर मैंने अपने आप को सोचा, आई रिकलेक्टेड माई ऑल एनर्जी एंड आई सेट एंड आई गिव अ कमिटमेंट टू माई ओन सेल्फ कि अब जो मैं अटेम्प्ट दूंगी इट वुड बी माई बेस्ट अटेम्प्ट, ताकि मुझे कल को ये ग्रज ना हो कि मैंने अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं दिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर मैंने अपना पूरा एंथुजियाज्म, पूरा एनर्जी उसमें लगाया, और 2007 में मैंने जो एग्ज़ाम दिया उसका रिजल्ट आया मई 2008 में, एंड आई क्लियर्ड विद ऑल इंडिया रैंक 13th इन माई बैच। और वो दिन, जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था, वो दिन आज भी मुझे याद है, मेरी मेमोरीज में आज भी अफ्रेश है किस तरीके से सेंस ऑफ जॉय, कंटेंटमेंट, इमोशन एंड ऑफ कोर्स जो एक बोलते हैं ना कि एक मीठा फल प्राप्त होना, तो वो सब चीज़ें हैं जो मेरे जहन में आज भी हैं। और उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग में गई, मैंने लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ज्वाइन की सितंबर 2009 में। लबासना मेरा पहला हॉस्टल था, और मैं उससे पहले कभी हॉस्टल में भी नहीं रही थी। एंड वहाँ पे मेरे बैचमेट्स मिले बाकी सर्विसेज के, इंडियन पुलिस सर्विस, फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, और डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीकिंग, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए, डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के साथ में आए हुए, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद में हमारे कार्डर्स जब एलोकेट हुए तो आई वॉज एलोकेटेड टू मणिपुर त्रिपुरा कार्डर, और फिर मैंने त्रिपुरा ज्वाइन किया जून 2009 में, और लगभग 2016 तक मैंने त्रिपुरा में काम किया, विभिन्न पदों पे काम किया मैंने, फ्रॉम SDM-शिप टू बिकमिंग अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। मैं CEO भी थी अगरतला म्यूनिसिपल काउंसिल की। और उसके बाद में फिर मैंने हरियाणा इंटर कार्डर डेपुटेशन लिया, और वहाँ पे मैंने 4 साल काम किया। और हरियाणा में काम करने के बाद मैंने त्रिपुरा कार्डर दोबारा ज्वाइन किया, और अब मेरी पोस्टिंग है एज रेजिडेंट कमिश्नर। तो ये जो फ्रेंड्स लगभग 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस हुआ अभी इसमें सिविल सर्विसेज में, और उससे पहले लगभग 3 साल मैं प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर चुकी हूँ। तो मुझे वही लगता है कि आपकी खुद की कमिटमेंट, आपकी खुद की लगन और आपका खुद का जोश, योर सेल्फ बिलीफ एंड मोटिवेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जब भी आप तैयारी के लिए सोचते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको बाकी सब कुछ भूलना है, और साथ ही साथ में आपका प्लान भी क्या होगा, तो वो भी एक माइंड में रखिए। तो मैं ये आपको हताश करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही, बट एक रियलिटी चेक कि अगर आप अपने 2 से 3 साल कम से कम अपना प्राइम यूथ का, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव करियर अपॉर्चुनिटी विच इज अवेलेबल टू यू in terms of higher education, in terms of any other training, in terms of any other profession, जॉब, या फिर अपना कुछ एज एंटरप्रेन्योर आपने कुछ करना है। तो ये एक थोड़ा बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए, ताकि आपके माइंड में वो कॉन्फिडेंस भी बना रहे कि नहीं, मैं लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही करूँगा, अच्छा ही करूँगी। तो ये फ्रेंड्स ये बात थी कि वाई बर्निंग पर्पस आपका सिविल सर्विसेज की तैयारी में क्यों जाना है, वो क्लियर होना चाहिए। एंड व्हेन वंस यू आर क्लियर कि हाँ आपको जाना ही है, तो यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन। अब क्वेश्चन ये आता है, कई एस्पिरेंट मेरे से पूछते हैं कि इसकी तैयारी कब शुरू करें, क्या हम स्कूल से ही शुरू कर दें,
क्या हम कॉलेज में शुरू करें या हम पोस्ट ग्रेजुएशन में शुरू करें। तो फ्रेंड्स, देयर इज नो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन, बट हाँ, हमें ये ध्यान में रखना है कि ये एग्जाम एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, मतलब कम से कम 2 साल और 2 से 3 साल लगभग ऑन एन एवरेज लगते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि 1 साल तो आपका प्रीलिम से आपका इंटरव्यू कॉल जो आएगा 1 साल तो उसी में चला जाता है, और 1 साल उससे पहले हमें डेफिनेटली चाहिए आपको तैयारी करने के लिए। तो अगर आप स्कूल में हैं, जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स भी, मैं कुछ सेशंस लेती हूँ तो वहाँ पे स्कूल के बच्चे भी बोलते हैं, 9th-10th के बच्चे बोलते हैं कि दे वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज और उसकी तैयारी उन्हें शुरू करनी है। तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन उन बच्चों को ये रहता है कि डू नॉट स्टार्ट वेरी सीरियस प्रिपरेशन टू अर्ली, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो टेम्पो है, आपका मोमेंटम जो है वो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली बिल्ड अप योर बेस फॉर जनरल नॉलेज, फॉर जनरल स्टडीज, और आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो। एनसीईआरटीज जो हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी वो है, वो पढ़ सकते हो। आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, मैगजीन पढ़ सकते हो, है ना। तो ये सब आप कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन में ऑप्ट कर रहे हो कि मुझे सिविल सर्विसेज का देना है, तो इन एडिशन टू वॉट एवर यू आर स्टडिंग, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी करोगे तो कुछ ना कुछ टाइम जो आप अभी कॉलेज की, जो सपोज आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हो किसी कॉलेज में और वो रेगुलर कोर्स है, और अगर आप फिर ये चाह रहे हो कि आप सिविल्स की भी तैयारी शुरू करो, तो आपको ये ध्यान में जरूर रखना है कि आपका, जो मैंने पहले भी बात करी, प्लान बी क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी कुछ और करना है तो उसके भी एंट्रेंस अगर है तो उस एंट्रेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको सिंपली कोई जॉब ज्वाइन करनी है तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, और अगर आप सिर्फ सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करेंगे बाद में तो वो एक अलग, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। तो ये डिसीजन है, ये आपको लेना है। लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान हम बेसिक्स तो ज़रूर पढ़ सकते हैं, और जो मैंने स्कूल टाइम में जो चीज़ बताई वो ज़रूर इम्प्लीमेंट हो सकती है ड्यूरिंग कॉलेज। और साथ ही साथ में आप फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो वेबसाइट पे यूपीएससी का सिलेबस है, उसको अगर देखें तो उसमें हमें मेंस में एक ऑप्शनल लेना होगा। तो वो जो ऑप्शनल है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अभी। तो दैट ऑप्शनल कैन बी सेम एज योर सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएशन, या वो ऑप्शनल डिफरेंट भी हो सकता है। तो उसको भी आप थोड़ा थोड़ा तैयार करके तैयारी उसकी भी शुरू आप कर सकते हो। और रही बात, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन में इसकी अगर तैयारी करते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सिविल्स की तैयारी पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहे हो, तो या तो आप पढ़ाई कर रहे होगे, कोई हायर स्टडीज का कोर्स कर रहे होगे, या आप कोई जॉब कर रहे होगे। तो उसके साथ साथ हाउ विल यू बैलेंस योर प्रिपरेशन, क्योंकि 8 से 10 घंटे मिनिमम फ्रेंड्स इसकी पढ़ाई में चाहिए ही चाहिए। अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि 4-5 घंटे पढ़ के इसमें हो जाएगा, तो आई डोंट अग्री टू दैट। 8 से 10 घंटे तो कई महीनों के लिए पढ़ने पड़ेंगे, और जब आपका एग्जाम होगा, एक्चुअल जब एग्जाम होता है, फॉर एग्जांपल जब आपको प्रीलिम्स देना है, जब आपको मेंस देना है, तो 14 से 15 घंटे आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप जॉब के साथ में कितना टाइम निकाल पाओगे। अगर आपको एग्जाम के आसपास में कोई सबैटिकल या कोई लॉन्ग लीव, सपोज 2 महीने की छुट्टी लेने का प्रावधान है, कोई प्रोविजन है, तो वो ज़रूर ऑप्ट कीजिए। उससे क्या है कि यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन योर प्रिपरेशन एंड योर रिविजन वुड बी बेटर। ठीक है, तो आप यूपीएससी की जो वेबसाइट है उस पे जाके सिलेबस नोटिफिकेशन देखिए, एंड ऑल्सो बी क्लियर अबाउट योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हो आपकी एज के हिसाब से, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स एज पर योर एज एंड कैटेगरी यू कैन अपीयर, एंड देन यू डिसाइड कि हमें कब से तैयारी शुरू करनी है, देन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो वंस यू डिसाइड फ्रेंड्स, वंस यू डिसाइड कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज देना है, तो अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की, अब मैं बात करती हूँ थोड़ी स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी में मेरा मानना यह है कि कम से कम 1 साल हमें प्रीलिम से पहले
इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ईयर जो प्रीलिम्स होगा, आई थिंक मई में प्रीलिम्स शेड्यूल्ड है, तो मई या जून में, मैंने अभी नोटिफिकेशन नहीं देखा, तो मई या जून में जब भी प्रीलिम्स आएगा तो उससे अगर हम अभी देखेंगे तो मुझे लगता है समय कम है। मतलब आप डेफिनेटली दे सकते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करके आप प्रीलिम्स तो निकाल लेंगे, लेकिन आई थिंक कि स्टिल फिर आप जब अगर मेंस देंगे उसमें आपकी तैयारी कम रह जाएगी, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी नवंबर मिड, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने भी नहीं है आपके पास, है ना। तो अगर तो आप तैयारी पहले से ही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप तैयारी शुरू करना है तो आई फील कि हमें अटेम्प्ट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस नहीं देने चाहिए। मुझे कई एस्पिरेंट्स ये पूछते हैं कि मैम एक बार देके देखते हैं, हमें पता लग जाएगा कि हमारी गलतियां कहाँ हैं, हम कहाँ हम लैग कर रहे हैं। तो मैं उनको ये एडवाइस करती हूँ कि आपको कहाँ लैग कर रहे हो या कहाँ गलती है, ये तो आप मॉक टेस्ट देके भी पता लगा सकते हो। ये तो आप प्रिपरेशन जब कर रहे होते हो, आपके जो स्टडी ग्रुप्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनके साथ भी आप मॉक टेस्ट अपेयर करके पता लगा सकते हो। आप यूपीएससी की अटेम्प्ट्स मत वेस्ट कीजिए। आई डेफिनेटली डू नॉट एडवाइज द एस्पिरेंट्स टू वेस्ट दी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सपोज आपके पास 4 अटेम्प्ट हैं या 5 अटेम्प्ट हैं और आपने 1 या 2 अटेम्प्ट ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस अगर दे दी, तो वो आपको बहुत लॉन्ग रन में फ़ायदा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरे को मेंस देना ही देना है और मैं प्रीलिम्स पास करके मेंस तक पहुंचूं और मेंस लिखने का जो एक्सपीरियंस है मुझे वो यूपीएससी की जो एग्ज़ाम कंडीशंस हैं उसी में ही मुझे देना है, देन यू कैन डेफिनेटली गिव, बट देन यू ऑल्सो थिंक एंड हैव एन एक्शन प्लान इन माइंड कि आप कितने साल इसमें इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। सो डिसाइड द टाइम विच इज़ अवेलेबल टू यू एंड ऑल्सो डिसाइड योर टाइम लाइन्स, that is very important, and then go through previous 2 to 3 years क्वेश्चन पेपर। हालांकि हर साल यूपीएससी के जो क्वेश्चन पैटर्न है वो चेंज होता है, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें चाहे हम मेंस की बात करें, लेकिन फिर भी लास्ट 2 से 3 साल, ऑन एन एवरेज 3 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हैं तो उसको देख के आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी पूछ रहा है, राइट। And then you can decide what is the strategy which you want to follow. Now if I tell about my strategy, तो मैंने जैसे तैयारी जब शुरू करी तो मुझे ये लगा कि मेरे को इनिशियली, क्योंकि मैं फ्रेंड्स एक कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, तो मैंने क्योंकि जैसे मैंने बताया मैंने स्कूल में भी, इनफैक्ट कॉलेज में भी 3rd ईयर तक मेरे माइंड में कोई दूर तक भी कोई थॉट नहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो जब मैंने तैयारी शुरू करी तो मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि मैं हिस्ट्री, मेरा जो मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी वो मेहनत मुझे जनरल स्टडीज़ में ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आई वॉज नॉट एट ऑल इन टच विद टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, इंटरनेशनल अफेयर्स, जीके, मेंटल एबिलिटी, तो इन सब से मैं टच में नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी तो इनिशियली 5 to 6 months आई डिवोटेड फॉर ओवरऑल फाउंडेशन लेइंग। तो ओवरऑल फाउंडेशन लेइंग में प्रीलिम्स और मेंस के जो भी टॉपिक हैं, जितना मैं कवर कर सकती थी वो मैंने कवर करने की कोशिश करी। इट वॉज अ बेसिकली कंबाइंड स्टडी, एंड देन वी कैन शिफ्ट टू प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स हमारा हुआ था अप्रैल में, तो इसलिए मैंने जो है मेरे को लगता है कि फरवरी मार्च मैंने प्रीलिम्स के लिए डिवोट किए थे। अब थोड़ा सा टाइमलाइन थोड़ा चेंज हुआ है, तो व्हाट वी कैन डू इज कि इनिशियली 5 to 6 months तो आप ओवरऑल फाउंडेशन लेइंग के लिए आप यूज़ कीजिए। उसके बाद जो 2 से 3 महीने होंगे उनको आप मेंस के लिए डिवोट कीजिए। मेंस के लिए इसलिए डिवोट करना जरूरी है फ्रेंड्स कि उस टाइम पीरियड में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आपको रिवीजन, अपना सिलेबस कंप्लीट करके आपको थोड़ा अपने आंसर्स पे काम करना शुरू करना है, ताकि जब आप प्रीलिम्स के बाद जब दोबारा से मेंस की तैयारी शुरू करोगे तो आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो टाइम गैप बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस इज क्वाइट लेस, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, पूरा ही थ्योरेटिकल होता है मेंस का ना। तो उस टाइम को तब यूज़ कीजिए, एंड देन ऑलमोस्ट 2 to 3 months बिफोर प्रीलिम्स यू डिवोट एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है,
तो उसमें ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप अटेम्प्ट करते हो बाय एलिमिनेटिंग। सो सम क्वेश्चंस यू आर एबल टू अटेम्प्ट बाय वे ऑफ एलिमिनेटिंग द चॉइसेस विच आर अवेलेबल। ठीक है, तो ये तो हुआ फ्रेंड्स द टाइम फ्रेमिंग, द टाइम स्ट्रैटेजी। नाउ आई विल कम इंडिविजुअली टू द स्टेज वाइज प्रिपरेशन। तो स्टेज वाइज प्रिपरेशन, फर्स्ट हमारी जो स्टेज होती है वो होती है प्रीलिम्स, विच इज अ प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट है उसमें हमारा सी सेट है, जो हमारे टाइम में ऑफकोर्स डिफरेंट था। और अब जो सी सेट है इसमें पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का और जो दूसरा पेपर होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल स्टडीज में जो टॉपिक आते हैं वो हमें पता है कि जो हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, उन सब से आते हैं। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है बेसिकली उसमें लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी की जो सिलेबस में लिखा है कि दे वांट टू टेस्ट द कैंडिडेट अप टू फॉर देयर नॉलेज अप टू क्लास 10। तो इसके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सटेंसिव स्टडी करें, प्लस करंट अफेयर्स कवर करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मेरे से जब मैंने सुबह पोस्टर डाला था तो किसी एक एस्पिरेंट ने एक सवाल पूछा हुआ था, प्लीज सजेस्ट द बुक्स फॉर कवरिंग द करंट अफेयर्स अंडर प्रीलिम्स। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स कवर करने के लिए देखिए आपके पास 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम न्यूज़पेपर रीडिंग करें। न्यूज़पेपर रीडिंग इज एक्चुअली वेरी एसेंशियल, नॉट ओनली फॉर योर प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर मेन्स एंड आंसर राइटिंग, फॉर योर एस्से पार्ट ऑल्सो। साथ ही साथ में कोई भी एक कॉम्पिटिटिव मैगजीन, नाम तो मैं नहीं लूंगी क्योंकि आई डू नॉट एंडोर्स एनी मैगजीन, बट कोई भी एक कॉम्पिटिटिव मैगजीन जो कि अच्छी क्वालिटी की हो, जिसमें इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स जो लिखे हों वो करेक्ट होने चाहिए एंड इट शुड नॉट बी अ मिसलीडिंग। ओके, तो उस मैगजीन को आप देखिए। और साथ ही साथ में हमें एक कुछ ये भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम कुछ मॉक टेस्ट में भी अपीयर करें, क्योंकि क्या है कि आपका जो टाइम है उस टाइम में आपको पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है, वो काफी ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि अब प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग भी है तो वी शुड डेफिनेटली हैव अ प्रैक्टिस सम मॉक टेस्ट, आप उसमें जरूर अपीयर करें। एंड क्योंकि प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट द एंटायर पेपर बिकॉज प्रीलिम्स इज अ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू मेन्स। मेन्स है फ्रेंड्स सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हमारे इसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें कि 7 पेपर्स का हमारा इवैल्यूएशन होता है। 250 into 7 जो मार्क्स हैं 1750। हाँ फ्रेंड्स, जो प्रीलिम्स है वो प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग। प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो सिर्फ आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, वो उसकी जो कट ऑफ आती है, लेकिन उसके बाद प्रीलिम्स के मार्क्स आपकी फाइनल रैंकिंग में ऐड नहीं होते हैं, राइट। बट जो मेंस के मार्क्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मार्क्स ही आगे काउंट होंगे एंड देन इसके मार्क्स के बाद में देन यू विल अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो अगर मेंस में मार्क्स कम रह जाएंगे तो आप इंटरव्यू में अपीयर ही नहीं कर पाओगे। तो 250 into 7 तो 1750 है जो कि टोटल हमारा होता है। और उसमें 9 पेपर में से 7 पेपर हैं जिसमें मार्किंग होती है। तो जैसे कि पेपर 1 है एस्से का, पेपर 2 होता है हिस्ट्री, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी, पेपर 3 है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पेपर 4 होता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, पेपर 5 है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, पेपर 6 और 7 होते हैं आपके ऑप्शनल। तो मेरे समय में फ्रेंड्स 2 ऑप्शनल थे, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शनल था कॉमर्स एंड सेकंड ऑप्शनल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो कॉमर्स था वो मेरा उसमें भी था, प्रीलिम्स में भी हमारे को एक ऑप्शनल लेना होता था, तो कॉमर्स मैंने प्रीलिम्स में भी दिया था। तो मेंस के जो मार्क्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी आगे की सिलेक्शन के लिए। तो 3-4 बातें बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं इसमें ध्यान में रखनी, कि आपको रिपीटेड रिवीजन करना है। तो रिपीटेड रिवीजन करना है तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, कोई अपने सेल्फ नोट्स बना के आप करते हैं तो वो कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। और जब आप फाइनल जब एग्जाम के आसपास जब पहुंच जाओगे तब आपके पास टाइम इतना नहीं होगा कि आप बहुत ये जो वाइड सिलेबस है इसको प्रैक्टिस कर लो।
इसलिए रिपीटेड रिवीजन करनी है। और ये भी ध्यान में रखना है कि हमें किसी टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी है। हमारे पास उतना मटेरियल होना चाहिए कि हमें अगर इस टॉपिक पे सवाल पूछा जाए तो 10 नंबर में हमें क्या लिखना है और 20 नंबर में क्या लिखना है, 5 नंबर में क्या लिखना है। सो दोज 5 और 10 बुलेट्स पॉइंट शुड बी अवेलेबल टू यू सो दैट यू कैन इलेबोरेट। और क्योंकि मेंस जो है एक सब्जेक्टिव टाइप है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैं हमेशा एस्पिरेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि हम कोशिश करें कि मेंस का पेपर हमें पूरा अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जो 3 घंटे हैं उसमें हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेंस के अंदर आंसर राइटिंग का। तो आंसर राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारा एक जो सब्जेक्ट है एस्से का, तो एस्से भी फ्रेंड्स आप जरूर ट्राई कीजिए कि हम पहले उसको फ्रेम करने की कोशिश करें। पहले आप कोई प्रैक्टिस उसकी करो। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सीधा ही डायरेक्टली आप एग्जाम में जाके अगर आप लिखना चाहोगे तो बिलीव मी, आपको चाहे जितना भी आता हो, आपका जो रिप्रोड्यूस करोगे वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए मेंस में आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने नोट्स बनाइए। अपने नोट्स ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरे अलग नोट्स बना रहे हो। आप जो स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हो, जो बुक पढ़ रहे हो या जो मैगजीन पढ़ रहे हो, जैसे मैं करती थी कि उस चैप्टर के ऊपर मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको बुलेट करके मैं स्टेपल करती थी अपने हाथ से लिख के, ताकि जब मैं रिवाइज करती थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन तो मुझे वो अपने हैंड रिटन चिट्स को देख के मुझे याद आ जाता था कि ये इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक के अंदर। तो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, बट ये मेरा तरीका था। तो आप डिसाइड कीजिए आपको कैसे करना है। बट मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपको आता है, जो आपको पता है, उसको कॉम्प्रिहेंड करते अच्छे लिखना है, कॉम्प्रिहेंड करते हुए अच्छी तरह से लिखना है। सो फॉर दैट आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फ्रेंड्स, आई विल कम टू इंटरव्यू पार्ट। तो इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू इज द ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट। एंड व्हाट इट डज इट टेस्ट? वो ये टेस्ट करना चाहते हैं जो एक्सपीरियंस्ड वहाँ पे बोर्ड है, इंटरव्यू बोर्ड है 5 लोगों का, हेडेड बाय द चेयरमैन। दे आर हैविंग डाइवर्स एंड रिच एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड इन डिफरेंट फील्ड्स। वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, आप किस तरीके का कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में अगर आए। तो it basically aims to test your communication skills, your presence of mind, your reaction to stress. So हमें नेचुरल रहना है, डू नॉट ब्लफ। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो डू नॉट ब्लफ, जस्ट बी नेचुरल। लेकिन हाँ, तैयारी किस किस चीज़ की करनी है? तैयारी हमें हमारा जो फॉर्म भरते हैं, हम जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उसमें हमारी जो बेसिक डिटेल्स भरी होती हैं आपके सीवी में, योर बैकग्राउंड, आप कहाँ से आते हैं, आपका नेटिव प्लेस, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका आपने एजुकेशन कहाँ कहाँ से ली, कहाँ कहाँ रहे हैं, आप अगर वर्किंग हैं तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड कोई टॉपिक, आपकी हॉबीज, हाउ डू यू यूटिलाइज योर टाइम इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पे वो लोग पूछ सकते हैं। कोई आपकी वर्क प्रोफाइल को लेके या क्वालिफिकेशन को लेके कोई रिसेंट में कोई डेवलपमेंट हुई हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग सपोज आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो अगर कोई टेक्नोलॉजी का कोई डिस्कशन कुछ चल रहा हो रिसेंट में, उसके बारे में पूछा जा सकता है। अगर आप इफ यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड and there was any recent debate or discussion on any topic which impacts the society at large, तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस जो है वो चालू होना चाहिए। एंड देन इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट you should be able to answer the interview board very politely but confidently. मतलब बी पोलाइट एंड हम्बल बट विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी आंसर विच यू आर गिविंग, देन इट इज ऑफ नो यूज इन एंटरिंग इनटू एनी आर्ग्यूमेंट, है ना। आप आर्ग्यूमेंट में एंटर मत कीजिए। यू शुड नॉट ट्राई एंड ब्लफ। आप सीधा एडमिट कीजिए दैट रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस इशू एट प्रेजेंट, बट आई विल डेफिनेटली अपडेट माई नॉलेज once I move from this interview. So इस तरीके से आप हम्बली आप उसको
एक्सेप्ट कीजिए एंड स्टे ग्राउंडेड। जैसे मेरे से भी मेरा जो इंटरव्यू हुआ था दैट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 35 मिनट्स एंड देयर वर वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम माय बैकग्राउंड। कॉमर्स से कुछ क्वेश्चन थे एंड देन मेरी हॉबीज से उन्होंने ये भी पूछा कि आपकी एजुकेशन सारी अर्बन एरियाज में हुई है, देन हाउ डू यू विजुअलाइज योर सेल्फ वर्किंग इन अ रूरल एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए एंड आई थिंक इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट वो यही जानने का प्रयास करते हैं कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन किस तरीके से करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ मॉक इंटरव्यूज में अपीयर हों, मॉक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशंस में हम अपीयर हों और उसमें हम जब अपीयर हो रहे हैं तो उसकी इवैल्यूएशन भी कोई करे। तो वो कोई आपके पीयर ग्रुप कलीग्स हो सकते हैं, कोई आपके सीनियर हो सकते हैं और वो जब आप की जो कमियां हैं या आपको किस चीज़ में इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है वो चीज़ें वो आपको बताएं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मैंने बताया स्टेज वाइज प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, क्योंकि ये जनरल ओरिएंटेशन मेरी वर्कशॉप है अबाउट सिविल सर्विसेज। तो मैं इसकी और डिटेल स्टेज वाइज में नहीं बताऊंगा एंड इट इज़ ऑलरेडी 35 मिनट्स ऑफ द सेशन। तो मैं अब कुछ जनरल बातें अबाउट द ओवरऑल स्ट्रेटजी आई वुड लाइक टू मेंशन एंड देन आई विल टेक द फ्यू क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड बाय द एस्पिरेंट्स। तो अब जैसे हमने ये देखा कि सिविल सर्विसेज का जो तैयारी का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है और आपको 2 से 3 साल इसमें लगेंगे। तो हाउ विल यू स्टे फोकस्ड, हाउ टू स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल। तो फ्रेंड्स सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ योर इनर मोटिवेशन ड्राइव है ना, आपको खुद पे आत्मविश्वास, आपकी जील, आपकी एंथुसियाज्म। सो उसके लिए क्या जरूरी है दैट यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वेल, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, योर पॉजिटिव अप्रोच टू स्टडी एंड देन योर आई थिंक प्रायोरिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि समय तो सबके पास ही 24/7 उतना ही अवेलेबल है, तो आपको उस समय में क्या आपको करना है जो आपके हक में जाएगा। सो दैट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन ब्रेकिंग द गोल्स एंड टास्क इनटू अचीवेबल यूनिट्स, सो विच कैन बी बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एंड देन जो भी आप तैयारी के गोल्स रखते हो वो रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि मैं 24 घंटे ही लगातार पढ़ूंगा, मैं कोई ब्रेक नहीं लूंगा। आप ब्रेक का भी टाइम रखिए, उसमें आपको 6 से 7 घंटे सोना भी है, सोने के बाद में सोने के अलावा आपको नहाना भी है, यू हैव टू रिफ्रेश योर सेल्फ, यू नीड सम टाइम फॉर हैविंग योर फूड। तो वो सब टाइम को हटा के जो आपके पास समय मिलता है उसके अंदर आप तैयारी अच्छे से करें एंड देन जो प्रिपरेशन का जो एवरेज हम मानते हैं तो 14 से 15 घंटे आपको पढ़ना होगा। आप इस तरीके से आप मान के फ्रेंड्स चले एंड देन स्टेइंग काम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप डिमोटिवेटेड हो रहे हो या अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को मिस कर रहे हो, तो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग दैट ब्रेक बट टू रिफ्रेश योर सेल्फ। बट वो ब्रेक बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 3-3, 4-4 दिन तक आप ना टच छोड़ रहे हो, क्योंकि क्या है यूपीएससी की तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारे जो डेली के करंट अफेयर्स हैं, जो डेली के अपडेट्स हैं, वो आपके मिस होते जाएंगे तो वो पाइल अप होता जाता है और जो चीज़ें एक बार छूट जाती हैं ना फिर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप उसको कवर कर पाओ। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो हमारा टाइम हम दूसरी जगह लगा रहे हैं तो उसको हम कंपनसेट कैसे करें उसको ध्यान में हमें रखना है, राइट। एंड देन डेफिनेटली जो मैंने पहले बात बताई कि ये क्वारंटीन तरीके की एक लाइफ, जैसे जब मैं तैयारी करती थी तो हमारे घर में भी रिलेटिव्स आते थे, तो मेरा स्टडी रूम जो था वो 1st फ्लोर पे था, तो मैं जनरली अवॉइड करती थी जाना, या मैं जाती भी थी तो 5 मिनट बस नमस्ते करके मैं आ गई। तो कई बार ऐसा होता भी था कि फ्रेंड्स तो नहीं, रिश्तेदार कुछ वो बोलते ना, टॉन्ट भी करते थे पेरेंट्स को कि ये तो पता नहीं अपनी बेटियों को। मेरी एक एल्डर सिस्टर भी है, शी वॉज एट दैट टाइम डूइंग CA, तो हम पढ़ते थे तो ऐसा भी सुनने में आता था कि ये पता नहीं अपनी बेटियों को क्या इतना पढ़ा रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन हो गई है तो शादी कर देनी चाहिए।
तो मेरे फादर यही उनको जवाब देते थे कि एजुकेशन एक ऐसा गिफ्ट है जो कि हम अपने फैमिली में हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। और अगर हम अपनी समाज में सशक्तिकरण की बात करते हैं तो फीमेल्स शुड बी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो मैं एजुकेशन का गिफ्ट हम अपनी लड़कियों को दे रहे हैं, उसके आगे इनको जो करना है वो करें। तो वो जो उनकी सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बात करते थे, तो उससे हमारे ऊपर भी एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग आता था कि हमें पापा मम्मी का जो विश्वास है, जो उनका फेथ है और जो उन्होंने जिस तरीके से हमारा ध्यान रखा है, हमें सपोर्ट किया है, तो वी शुड नेवर लेट देम डाउन। उनको हम हमेशा उनको हम प्राउड फील कराएं। तो ये एक एडिड हमारी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो यही है कि हमें अपने लक्ष्य पे गोल पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, जैसे कुछ सवाल यहाँ पे भी आए हैं और जो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो 4 से 5 सवाल मैं उसका जवाब दूंगी। कि जैसे कि हाउ टू चूज ऑप्शनल। तो पहला मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू चूज ऑप्शनल। फ्रेंड्स, ऑप्शनल के लिए क्या है कि क्योंकि पहले तो प्रीलिम्स में भी लेना होता था, अब सिर्फ मेंस में ही एक ऑप्शनल लेना है जिसके 2 पेपर होते हैं। तो आप ऑप्शनल जो है जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो वो कोई अलग भी हो सकता है। और अगर आप कोई अलग ले रहे हैं तो उसमें आप ये देखिए कि जो सिलेबस है उसका ज़रूर पढ़िए। सिलेबस प्लस लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर को देख के कि इसमें किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। एंड देन इफ़ यू फील कंफर्टेबल कि हाँ आप ये सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। अगर आप फ्रेंड्स अपना सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो आप वही सब्जेक्ट लीजिए जिसको पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है। बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ये आपको नेक्स्ट 2 से 3 साल पढ़ना है। तो अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा, तो फिर आप उसमें अपना अच्छा नहीं दे पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस योर सेल्फ एंड राइट नाइसली। ओके, तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑप्शनल आप ध्यान से, डिपेंडिंग ऑन योर अकेडमिक इंटरेस्ट, डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड, डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस 2 to 3 year क्वेश्चन पेपर एंड स्टडी मटेरियल अवेलेबल, उसके हिसाब से आप ऑप्शनल को चूज करें। देन एस्पिरेंट्स पूछते हैं हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी। फ्रेंड्स, हाउ मेनी आवर्स, तो जैसे मैंने बताया कि 14 से 15 घंटे हमें पढ़ना पड़ेगा। इनिशियली आप 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम जब बिल्कुल सिर पे है, जब 2 से 3 महीने रह जाते हैं, तो 14, 15, 16 घंटे तक भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। इसका कोई और चारा नहीं है। एक सवाल मेरे से पूछते हैं कि क्या कोचिंग लेनी ज़रूरी है। इज टेकिंग कोचिंग नेसेसरी फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, कोचिंग ज़रूरी नहीं है। आज के दिन में बहुत सारा स्टडी मटेरियल अच्छा अवेलेबल है, लेकिन हाँ, ये एक इंडिविजुअल अप्रोच है। कई एस्पिरेंट्स को जो है कोचिंग में बैठ के कोचिंग अटेंड करके ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। दे लाइक टू दे इंजॉय स्टडिंग इन ग्रुप्स। लेकिन कुछ हैं मेरे जैसे जिनको कोचिंग की बहुत ज़्यादा आदत नहीं होती है। तो मेरा ज़्यादा फोकस रहा सेल्फ स्टडी पे। और आज तो ड्यू टू कोविड नाउ देयर आर वेरियस ऑनलाइन मटेरियल्स ऑल्सो अवेलेबल, ऑनलाइन में भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। सो बिकॉज कोचिंग करना सबके लिए इजी भी नहीं होता, क्योंकि सब जगह में अच्छी फिजिकल क्लासेस अवेलेबल भी नहीं है। यू मे हैव टू शिफ्ट योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको कहीं पीजी में जाके रहना पड़ेगा, हॉस्टल में। तो उसमें लॉजिस्टिक्स और कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व है। तो ये बिल्कुल भी आप परेशानी मत रखिए कि आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप जो मटेरियल पढ़ रहे हो वो अच्छा है और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी सही डायरेक्शन में जा रही है, तो डेफिनेटली यू विल क्लियर। एंड एवरी ईयर वी आर सीइंग कि एस्पिरेंट्स फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, एस्पिरेंट्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स, दे आर क्लियरिंग सिविल सर्विसेज। और इवन आफ्टर क्लियरिंग सिविल सर्विसेज वो जब नौकरी में आ रहे हैं, नौकरी में भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ज़रूरत क्या है कि आपकी जो तैयारी कर रहे हो वो ठीक दिशा में आप तैयारी करो। देन एक क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में, मीडियम के बारे में, कि हिंदी मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन कम होता है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन कम है, लेकिन हाँ ये है कि
अगर आपका मीडियम ही हिंदी रहा, अगर आपका स्कूल एजुकेशन ही हिंदी मीडियम में रहा और आप सिर्फ ये सोच के कि हिंदी मीडियम वालों के नंबर कम आते हैं या उनका सिलेक्शन कम होता है और आप यूपीएससी के लिए उस मीडियम को अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो आई थिंक आप मेंस में अच्छी तरीके से नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए हम ये ना सोचें कि हमारे मीडियम से फर्क पड़ता है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपको पता है, जो आपकी नॉलेज है, उसको आप ठीक से लिख पाओ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड बिकॉज वही जो आपने पेपर में लिखा उसी पे ही आपको नंबर मिलेंगे। तो फॉरगेट अबाउट द मीडियम, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू राइट एंड हाउ ब्यूटीफुली यू आर राइटिंग योर आंसर्स इन द मेंस एग्जामिनेशन। अच्छा, फिर क्वेश्चंस मेरे से एस्पिरेंट्स पूछते हैं सोशल मीडिया कितना यूज करें। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया सिर्फ उतना ही यूज करना है जिसको पढ़ के, जिसको देख के, जिसमें टाइम लगा के आपको फायदा मिलता हो। कोई ऐसे यूट्यूब चैनल्स जो कि तैयारी में आपकी मदद करते हो उनको देखिए। अननेसेसरी का सोच, जैसे मैं अपने टाइम में बताऊं, हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं थे। मेरा जो मोबाइल था वो शेयर्ड मोबाइल था मेरी सिस्टर के साथ, और वो भी तब हमें रोटेशन में उसको मिलता था जिसकी सपोज कॉलेज की कोई लेट क्लास है या कोई हमें कहीं जाना है, कोई कोचिंग की कोई क्लास है, तो उसमें अगर हम लेट आ रहे हैं इवनिंग में तो हमें मोबाइल शेयरिंग बेसिस पे था, इंडिविजुअल मोबाइल नहीं था। लेकिन तब भी तैयारी करके हम सिविल सर्विसेज में आए हैं। तो आज तो सोशल मीडिया का एडवेंट इतना ज़्यादा है, इट डज नॉट मीन कि इट इज़ बेनिफिशियल, इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकती हैं कि आप अपने फ्रेंड्स की फोटोज देखें कि वो पार्टी कर रहे हैं तो आपको लगेगा अरे मैं तो घर में हूँ, मेरा पता नहीं क्या होगा, अभी तो 2 साल में उन्होंने तो जॉब स्टार्ट कर दी, उन्होंने तो अर्न करना स्टार्ट कर दिया, वो तो अच्छी एमएनसी में उनकी नौकरी लग गई, हम क्यों ना कर लें, है ना। तो ये कंपैरिजन आप ड्रॉ करने लगोगे, ये सबके साथ ऐसा होता है। तो लेकिन हमें उन सब चीज़ों को अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ जैसे हमें एक अपने लक्ष्य पे नज़र रखते हुए आगे बढ़ना है। और आप अपना जो टाइम है उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड देन कुछ मेरे से एस्पिरेंट्स ये भी पूछते हैं कि व्हाट इफ नॉट सिविल सर्विसेज। अच्छा मैम, आप प्लान बी के बारे में बात करते हो, तो अगर हमारा सिविल सर्विसेज में नहीं होता तो हम क्या करें। तो फ्रेंड, सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात यही है कि अगर आपका सिविल सर्विसेज में नहीं हो रहा तो आप जिस स्ट्रीम में हैं उसका प्लान बी, उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, वो एक तो आप ध्यान में रखिए। और दूसरा, अगर आपका एम जैसे है कि मुझे सोसाइटी के लिए, मुझे समाज के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ अच्छा करना है, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज में नहीं आए तो आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। नाउ वी आर सीइंग सो मेनी यूथ लेड एंटरप्राइजेज, यूथ हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर स्टार्टअप मिशन, है ना, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल के अंदर हम कितनी सारी एनआरएलएम में एसएचजी महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और हम खुद भी देख रहे हैं, स्पेशली हमने कोविड-19 पैंडेमिक में देखा किस तरीके से एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारी जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, माइग्रेंट लेबरर्स थे, स्लम में रहने वाले लोग थे, उनको किस तरीके से खाना दिया, किस तरीके से उन्हें रहने का हेल्प किया, किस तरीके से उनके लिए क्लोथिंग प्रोवाइड की, घर का राशन प्रोवाइड किया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब दिखाती हैं हमारी स्ट्रेंथ, हमारी कंपैशन, हमारी एम्पैथी। और ऐसे बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, सेव एनवायरनमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, ब्लड डोनेशन, और सीनियर सिटीजन्स को रिस्पेक्ट करना, वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना, ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करना। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, नशा मुक्ति अभियान, ऐसे कोई ना कोई अभियान आप जहाँ रहते हैं, आपके ज़िले में, आपकी सोसाइटी में, आसपास में ज़रूर होगा। तो उसके साथ एसोसिएट होइए और उसके साथ में एसोसिएट होके अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए। वो भी आपका अपने आप में समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए आपका एक इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन है। तो ये फ्रेंड्स मेरी तरफ से कुछ बेसिक टिप्स थे। और इससे पहले कि मैं एंड करूं, मैं कुछ क्वेश्चंस जो मेरे से एस्पिरेंट्स ने सुबह पूछे और कुछ जो ड्यूरिंग द सेशन पूछे हैं, वो मैं अब 4-5 क्वेश्चन में लेना चाहूँगी। तो एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि मैम बुक नेम एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। फ्रेंड्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में मैंने बताया कि इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी जो आपकी पर्सनालिटी है उसको टेस्ट करना चाहेंगे। क्यों आप
सिविल सर्विसेज में आना चाहते हो एंड सिविल सर्विसेज में आके आप सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। तो प्रिपरेशन आपका जो सीवी में जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, आपका बैकग्राउंड, आपका नेटिव प्लेस, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका वर्क प्रोफाइल, आपकी हॉबीज, आपके पेरेंट्स की नेटिव प्लेस कुछ अलग है उसके बारे में पूछ सकते हैं। कोई करंट अफेयर्स जो अभी नेशन से या इंटरनेशनली कुछ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम नेचुरली उसमें बिहेव करें, डू नॉट ब्लफ, बी पोलाइट, हम्बल एंड फर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो आपका ओवरऑल ओरिएंटेशन है वो जज करने का प्रयास करते हैं जो इंटरव्यू बोर्ड रहते हैं। और फ्रेंड्स, बुक की बात है तो बुक्स मैं जनरली नहीं करती हूँ, कोई बुक मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि सब्जेक्ट वाइज बुक्स का लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैम आई एम करेंटली डूइंग CSC इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर। आई हैड द ड्रीम टू वर्क एज अ सिविल सर्वेंट फ्रॉम माई चाइल्डहुड as my father is also in government sector. He is working in income tax department, but I also want to earn a good money in my life which I think I can get in private sector. What should I do? I am very confused. ये बहुत ही एक आई थिंक रेलेवेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये ऑप्ट किया कि आज का जो यूथ है वो यूथ ये भी चाहता है कि हम देश के लिए भी कुछ करें, लेकिन वो यूथ ये भी देख रहा है कि मुझे जो पैसा है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो ये तो है ही। जैसे जब मैं भी अपनी थर्ड ईयर में थी तो जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं या नहीं करूं, मेरे को ऑलरेडी प्लेसमेंट, क्योंकि श्रीराम कॉलेज में मैं थी तो वहाँ पे मेरी प्लेसमेंट मुझे याद है 2 MNCs में हो गई थी। तो अगर मैंने तब वो जॉब स्टार्ट कर दी होती तो अब से लेके 15-17 साल में जो मुझे अभी रेम्यूनरेशन मिलता है गवर्नमेंट सर्विस में, उससे कई गुना मुझे आज प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा होता। तो ये तो फ्रेंड्स है ही एक क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर उसी बात पे आपको ले जाना चाहूंगी जिनका ये सवाल था कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द बर्निंग एम एंड डिजायर, रीजन फॉर योर डिजायर फॉर कमिंग इनटू सिविल सर्विसेज। अगर पैसा है तो बिल्कुल मत आइए, यू शुड नेवर ज्वाइन सिविल सर्विसेज फॉर मनी। Only if you want to work for society, you want to bring a change in life of the people, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप एक बहुत ही यंग एज में, आप अपने 20s में एंटर इसमें कर जाते हैं और जब आप रिटायर होंगे तब तक आप इतने सारे प्रोफाइल में आप हेड करोगे, इतने सारे प्रोफाइल्स में काम करोगे कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर से बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। और बाई चांस अगर आप सपोज आपका मन ये करता है कि नहीं हमें प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है, तो उसमें भी फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि इवन इन प्राइवेट सेक्टर यू हैव टू यू शुड नेवर फॉरगेट योर नेशन एंड कंट्री। यू शुड नेवर फॉरगेट कि हम इस देश में हैं, इस देश ने बहुत कुछ किया हमारे लिए और हम इस समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए क्या करें, ये हमारे माइंड में क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन इफ़ यू ज्वाइन प्राइवेट सेक्टर में, ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि सिविल सर्विसेज इज बेस्ट है, सबका अपना कंट्रीब्यूट करने का तरीका है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप जाते हैं तो थिंक अबाउट बिकमिंग और क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई NGO या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप लोगों की मदद कर पाएँ। अगर कुछ बड़ा नहीं क्रिएट कर सकते हैं तो छोटे छोटे भी आपके जो प्रयास हैं, आप सब लोग एक सामूहिक तौर पे भी बहुत कुछ फ्रेंड्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू मेंटेन साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी इन पीरियड ऑफ एग्जाम लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स लाइक प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी से मैं ये समझती हूँ कि शायद आप पूछना चाह रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम में जो प्रेशर फील होता है, तो उस एग्ज़ाम की प्रेशर जो फील हो रहा है उसे आप कैसे हैंडल करें। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी देर आर लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन, बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि खुद पे विश्वास नहीं खोना है। अगर आपको ऐसा कोई मेंटर है, आपके कोई गाइड हैं, आप उनसे मदद लीजिए। अगर ऐसे कोई नहीं है, कोई ऐसी जीवनी है, कोई व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आपकी जीवन पे छाप छोड़ी हो, या किसी ऐसे ऑथर जिनकी बुक को पढ़ के आपको इंस्पिरेशन ड्रॉ होती हो,
तो आप वो कीजिए। जैसे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली अपने कॉलेज में जब मैं थी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर जो पास्ट प्रेसिडेंट थे हमारे, उनसे मिलने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो सर से मिलने के बाद मुझे इतना ज़्यादा क्या मैं बोलूँ, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, एक इंस्पिरेशन मिला कि वो यूथ के लिए, युवा पीढ़ी के लिए कितना अच्छा सोचते हैं। एंड द वे ही यूज्ड टू हैव फोकस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ, इट एक्चुअली मोटिवेटेड मी। और मैं आज भी उनकी बुक, उनकी जो प्रोजेज हैं, उनकी जो पोइट्री है, वो मैं आज भी पढ़ती हूँ। तो ये फ्रेंड्स, ये जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन या लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन है, ये आपको खुद ही ओवरकम करने हैं। और साथ ही साथ में अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। योर सेल्फ बिलीफ विल ओनली मेक यू सेल थ्रू ऑल डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग सिचुएशंस ऑफ लाइफ। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम इन द एग्जामिनेशन। वो फ्रेंड्स मैंने अभी बताया कि आप उस पर बिल्कुल मत जाइए कि आपको कौन सा मीडियम लेना है। जिस मीडियम में आप अच्छे से अपने आप को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसी मीडियम को आप चूज कीजिए। एक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बुक्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने बताया, देखिए बुक्स मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, बट प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव जो मैगजीन्स होती हैं, कोई एक अच्छी मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, वो पढ़ने जरूरी हैं। और मेंस के लिए, स्पेशली एसए के लिए, कुछ गवर्नमेंट की भी पब्लिकेशन हैं, जैसे योजना कुरुक्षेत्र, वो मैं जरूर पढ़ती थी। तो योजना जो हमारे प्लानिंग कमीशन की तरफ से आती थी, अब वो नीति आयोग की तरफ से पब्लिकेशन है। कुरुक्षेत्र जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पब्लिश करता है, उनकी वो मैं पढ़ती थी। और साथ ही साथ में आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा टॉपिक वाइज, क्योंकि द लिस्ट अदरवाइज इज वेरी लॉन्ग। तो वो आप देखिए और उसको आप सिलेक्ट कीजिए। फ्रेंड्स, आई थिंक अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी, जो कि मेरे से पूछा गया है। ये लास्ट क्वेश्चन वही है कि व्हाट इफ नॉट सिविल सर्विसेज एंड हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। आई थिंक मैंने हाउ टू स्टे मोटिवेटेड मैंने बताया है कि हमारे जीवन में सिविल सर्विसेज के अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन हमें उसमें बिहेव इस तरीके से करना है कि ये चैलेंज हमें ओवरकम करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन कंपैरेटिवली इजियर है, लेकिन उसमें नौकरी में आगे बढ़ते रहना, सरवाइव करना, और जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से आप आए हैं, उस उद्देश्य से अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते आना, ये बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन सही है, अगर आपकी जेन्युइन आपकी इंटेंशन है, तो आप जहाँ काम करते हो, वहाँ की टीम, वहाँ के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं एक लास्ट इसमें ऐड करना चाहूँगी कि व्हाट आर द क्वालिटीज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। आई फील एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू शुड बी एक्सेसिबल टू द पीपल, पब्लिक शुड बी एबल टू अप्रोच यू। और साथ ही साथ में जो हम सिटीजन टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन की जो बात करते हैं, सॉरी माई सन एक्चुअली केम ड्यूरिंग द सेशन, तो वो थोड़ा छोटा है, वो थोड़ा सा शैतानी कर रहा है, विच इज़ मेकिंग स्माइल ड्यूरिंग द सेशन। तो कमिंग बैक टू द क्वालिटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, सो he or she should be accessible to the public. Also, team building and providing leadership is very important, क्योंकि आप उस पोस्ट पे लिमिटेड टाइम के लिए हो। तो जब आपका ट्रांसफर वहां से होगा, तो वो जो टीम है वो आपकी इनिशिएटिव्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो तभी होगा जब आप टीम के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करोगे, जब आप एस्पिरिट डी कॉप्स की के स्पिरिट के साथ में आप काम करोगे, और जब आप अपनी तरफ से उनको टारगेट्स दोगे कि ये आपका प्रोजेक्ट है, आपको आगे लेके जाना है। एंड देन योर इंटेंशन शुड डेफिनेटली बी टू मेक योर प्रोजेक्ट्स, टू मेक द इनिशिएटिव सस्टेनेबल। अगर वो सस्टेनेबल नहीं होंगे, तो जो हमारा जो लास्ट लेवल है, जहाँ पे हमें पहुँचना है, सिटीजन लेवल है, बेनिफिशियरी जो एंड तक है,
उन तक हम उसको इंटेंशन को नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर टू इंश्योर ऑल दीज थिंग्स। फ्रेंड्स, इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ 1 hour मेरा सेशन स्टार्ट हुए हुए। आई वुड जस्ट लाइक टू एंड इट, इवन दो देयर वर अदर क्वेश्चंस ऑल्सो, बट मैं उनको अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पाई क्योंकि मैं सेशंस जनरली 1 घंटे से ज़्यादा की नहीं रख पाती हूँ। तो आज जो भी इस सेशन में जुड़े उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना टाइम निकाला और आप यहाँ सेशन में आए हैं। आई होप दैट यू हैव बीन एबल टू ग्रैब समथिंग, कुछ आपका नॉलेज इन्हांसमेंट हुआ। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है बाय द नेम ऑफ सोनल गोयल IAS, जिसमें मेरे पुराने भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं और जो मेरे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लाइव सेशंस होते हैं उनके वीडियोज़ भी मैंने वहाँ डाले हुए हैं। आप चाहें तो वहाँ जाके उनको विजिट कर सकते हैं। ओके, तो बस मैं एंड करना चाहूँगी 2-3 बातें बोलते हुए कि युवा शक्ति हमारी जो है वो युवा शक्ति के ऊपर ही हमारी देश की उन्नति और प्रगति निर्भर करती है। तो आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। जैसा कि हम सुनते हैं कि युवा हमारे नए भारत का कर्णधार भी है और विस्तार भी है। युवा हमारे नए भारत का कर्णधार भी है, विस्तार भी है, और युवा हमारे नए भारत का नियंता भी है, नेतृत्व करता भी है। युवा नए भारत का नियंता भी है और नेतृत्व करता भी है। तो युवा शक्ति से बदल रहा है परिवेश, और परिवेश बदलने से बदल रहा है हमारा देश। युवा शक्ति से बदल रहा है परिवेश, और परिवेश बदलने से बदल रहा है हमारा देश। तो ये जो हमारा जो देश बदल रहा है, हम जो प्रगति की ओर अग्रसर हैं, ये आप सबकी शक्ति, आप सबके कंट्रीब्यूशन से हैं। और हम इन सब में और पॉजिटिवली हम कंट्रीब्यूट करें और अपनी देश की उन्नति प्रगति में हम अपना योगदान देते रहें। एंड में एक प्रोज जो मैं हमेशा मेरे जहन में रहता है उससे मैं एंड करना चाहूँगी कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप फ्रेंड्स अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, अपने हौसलों पे विश्वास रखते हुए जीवन में आगे बढ़िए और सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त कीजिए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एंड में एक अपील कि हम जो भी प्रोफेशन, जो भी करियर चूज करें, हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करें। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। ट्राई एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर सोसाइटी एंड नेशन बिल्डिंग। आज जो इस लाइव सेशन में जुड़े या बाद में ये सेशन देखेंगे, आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग जीवन में सफल हों, जीवन में खुश हों और स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मे यू ऑल स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।